नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि CBSE क्लास 10th के रिज़ल्ट का ऐलान कर दिया गया है। 93.70% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। और सबसे अहम बात यह है कि जहाँ तक बच्चों का सवाल है, आपको बताना ज़रूरी है कि तकरीबन 24,71,000 तलबा व तालिबात ने इस इम्तिहान में शिरकत की थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 93.70% कामयाब हुए हैं। और लड़कियों का जो तनासुब रहा है वो लड़कों से 1.3% ज़्यादा है। 80.74% लड़कियां कामयाब हुई हैं, जबकि आपको बता दूं कि लड़कियां जो है 94.99% कामयाब हुई हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, आप देखेंगे कि ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मज़ाहब के मानने वालों में, हर ज़ात के से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियाँ ही कामयाब होते जा रही हैं। आप नताइज देख लीजिए सिद्दीक साहब, मुसलमानों में देखिए, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में लड़कियाँ क्या करते हैं, आउटशाइन कर देती हैं लड़कों को। तो वजह क्या है? क्योंकि आप खुद माहिर तालीम है, आप ये बताइए कि CBSE रिज़ल्ट आया, SSC इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट, अब तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो रिज़ल्ट थे वो रिज़ल्ट आए, उसमें भी लड़कियां आगे। अब SSC के नताइज का भी ऐलान किया जाने वाला है मई के पहले हफ्ते में, तो हो सकता है कि उसमें भी लड़कियां आगे हो। तो लड़कियों के आगे रहने की वजह क्या है? ये एक ही वजह है सब। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हार्ड वर्क रहते हैं और बड़ी सिंसियरिटी डिसिप्लिन से लोग स्टडी करते हैं। और आमतौर पे बच्चों में देखा गया है कि जो ये मोबाइल का मिसयूज़ है, सोशल मीडिया का जो है ना बेजा इस्तेमाल, इसमें जो है ना लोग गर्क रहते हैं, स्टडी बहुत कम करते हैं। तो यही वजह है कि जो है ना ये लोग आगे हैं। आप कोई भी रिज़ल्ट देख लीजिए, गर्ल्स का जो है ना हर जगह परसेंटेज आगे ही है और ये लोग जो है ना इन लड़कों को पीछे छोड़ दिया जाना। हालांकि हार्डवर्क तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन इनमें जो सिंसियरिटी डिसिप्लिन होता है वो बॉयज़ में नहीं होता है। तो जिसकी वजह से जो है ना ये लोग हमेशा आगे रहते हैं। ये एक ही वजह है, ऐसा और कुछ भी नहीं है। यानी वक्त ज़ाया नहीं करते, बिल्कुल हार्डवर्क रहते हैं और बिल्कुल इन्हें सिंसियरिटी डिसिप्लिन से जो है ना स्टडी करते हैं जो है ना, बहुत ही जो है ना। बहरहाल नाज़रीन, ये तो बात रही, लेकिन हमने आपको बताया कि इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ यानी तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के नताइज का ऐलान किया गया, उसके बाद आपने देखा कि 12 लड़के लड़कियों ने ख़ुदकुशी कर ली थी। और हमने आपको बताया था कि जो यानी गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, ये नाकामी कोई बड़ी नाकामी नहीं है। आप कामयाब हो सकते हैं, हौसला हारना नहीं चाहिए, हौसलों की बहुत ज़रूरत होती है। और जब हौसलों की बात आती है तो आपको बता दूँ कि अजीत डोवल हमारे मुशीर कौमी सलामती है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, 80 साल के हो चुके हैं। और आपको बता दूं, ये भी बताना ज़रूरी है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सिखों के खिलाफ किया गया था, गोल्डन टेम्पल में संत भंटरा वाले के खिलाफ किया गया था, उसमें भी अजीत डोवल का अहम किरदार रहा। और आपको ये भी बता दूं कि अजीत डोवल को हिंदुस्तान का 007 यानी जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 7 बरस तक हिंदुस्तानी जासूस के तौर पर गुजारे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि पाकिस्तान में उन्हें गिरफ्तार करें। तो बहरहाल अजीत डोवल को आज RRU यूनिवर्सिटी यानी गुजरात की एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ सदर द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एजाज़ी यानी डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की है, क्योंकि उन्होंने कौम की बहुत खिदमत की है। तो बहरहाल अजीत डोवल के बारे में हम आपको बता दें कि अब हिंदुस्तान में हुकूमत की अगर बात आती है तो ये कहा जाता है कि अमित शाह और मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसी का नंबर है तो वो अजीत डोवल का नंबर है। और अजीत डोवल आलमी सतह पर हिंदुस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि वो बहुत ही माहिर है, जैसा कि तालिबान को पाकिस्तान से दूर करने, पाकिस्तान के दुश्मन बनाने में अजीत डोवल का अहम किरदार रहा है। लेकिन इसराइल से क़ुर्बत हिंदुस्तान की आगे बढ़ाने, क़ुर्बतें बढ़ाने में भी अजीत डोवल का अहम किरदार रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि लाख कोशिशों के बावजूद अजीत डोवल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस अंदाज में आलमी सतह पर आलमी बरदरी को पाकिस्तान की दहशतगर्दी के बारे में कायल कराने में नाकाम रहे, वो तो अजीत डोवल की ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी मैं करार देता हूँ। खुद मोदी की सबसे बड़ी नाकामी है, अमित शाह की नाकामी है, BJP हुकूमत की बड़ी नाकामी है। तो बहरहाल नाज़रीन, अजीत डोवल ने कहा है कि ये जो ये जो टेक्नोलॉजी है यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी है या हथियार है, AI है, ये कुछ नहीं है। जंगें जो होती है वो हथियारों से
से नहीं बल्कि हौसलों से जीती जाती हैं। उन्होंने इस सिलसिले में वियतनाम की मिसाल दी और कहा कि सुपर पावर अमेरिका को वियतनाम में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान से लेकर अफगान मुजाहिदीन की मिसाल दी जिन्होंने सोवियत यूनियन का शिराजा बिखर दिया था, फिर अमेरिकी फ़ौज को इंतहाई बेदर्दी के साथ बेजिल्लत जलील और रुस्वा करके तालिबान ने निकाला था। और उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास कौन सी तवानाई की कमी है, अमेरिका के पास कौन सी टेक्नोलॉजी की कमी है, अगर कमी थी तो अमेरिका के पास हौसलों की कमी थी और तालिबान के पास और अफगान मुजाहिदीन के पास हौसलों की कोई कमी नहीं थी। तो इनके बुलंद हौसले थे और हौसलों से ये जीतते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि हौसलों की बात करते हैं हमारे अजीत डोवल, लेकिन अजीत डोवल को ये भी देखना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की यानी के मुहिम शुरू की गई है, अब तो हाल ये हो गया है सिद्दीक साहब के कारपोरेट जिहाद का नाम लगाया जा रहा है, जिन्स जिहाद का नाम लगाया गया, थूक जिहाद का नाम लगाया गया और यूपीएससी जिहाद का नाम लगाया गया, लैंड जिहाद का नाम लगाया गया। अरे क्या लव जिहाद की बात की गई। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि इस कदर ये लोग डरे हुए हैं मुसलमानों से। अब तो हाल ये है कि दिल्ली में फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे हैं वो अपने घरों के बाहर खंजीर को बांधे हुए हैं और उनने अंदाज़ा है कि मुसलमान उनके घर के करीब नहीं आएंगे। और इन बेवकूफ़ों को अंदाज़ा नहीं है कि खंजीर जो है उसकी जो आदत होती है, उसकी जो फितरत होती है वो गंदगी पर मबनी होती है, गंदगी खाता है। तो ऐसे जानवर को तुम पालन करोगे, उसकी अफजाइश करोगे जो गंदगी खाता है, इंसानी फुजला खाता है, अफसोस की बात है। तो बहरहाल उसमें जो फितरत होती है वो गंदी फितरत होती है, जो खाता है वही उसकी फितरत पाई जाती है। तो बहरहाल आप देखेंगे कि अजीत डोवल इस बारे में कुछ नहीं कहते, जबकि अजीत डोवल को अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मुसलमानों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते हैं। और आज फ़िरक़ा परस्त दरिंदे अगर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं तो ये मुसलमान ख़्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। जब ये जाग जाएंगे, उनके जो हौसले हैं वो हौसले, मैं समझता हूँ कि तालिबान भी उन हौसलों का मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही वियतनाम के जो मुजाहिदीन थे, वियतनाम के जो फाइटर्स थे वो भी उन हौसलों का मुकाबला नहीं कर सकते। तो हौसलों की बात उन्होंने कर दी है तो उन्हें ये बता दी, ये भी समझ लेना चाहिए कि आज मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह की हरकतें की जा रही है, अगर ये मुसलमानों के हौसले बुलंद हो जाएं तो फिर इन हरकतों पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। जी हाँ रियाज साहब, ये कंट्रोवर्शियल शख्स है ये, और ये शख्स की पॉलिसीज़ की वजह से जो है ना हिंदुस्तान के दुश्मन ज़्यादा हो गए, दोस्त कम हो गए जो है ना। और जहाँ भी करता है ये जो है ना, ये भी फ़िरक़ा परस्तों के हाथों में जो है ना ये खिलौना बन जाता है। और ख़ास तौर पे जो कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है 35 में, उसको बर्खास्त करने में ये शख्स का बुरा हाथ है जो है ना। जी जी। अगर ये शख्स में ज़री सी हिम्मत है तो थोड़ा चाइना में भी जाके जासूसी कर लो, चाइना में भी जाके स्पेंड करो, चाइना को तो हाथ में लो, क्यों जो है ना। हाँ, अगर हिम्मत है आपको, आप इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, हौसला है, हौसला वाकई आप में हौसला हिम्मत है, तो जरा जाके इधर भी देखो क्या हो रहा है, क्या है जाना। अरे अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके उनके नाम बदल रहा है, वो कर रहा है। खाली बस तुम कश्मीर का नाम लेते हो, पाकिस्तान का नाम लेते हो, क्या है भाई? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सामने। वो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं तुम जो है ना, बार बार जो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, दहशतगर्दी का नाम ले रहे हैं। अरे चाइना की दहशतगर्दी की तरफ भी उठा के आंख देखो, जब वाकई हम उनको अवार्ड देंगे, PhD देंगे उनको, सबसे बड़ा अवार्ड उनको हम देंगे जाना, PhD दे देंगे, बिल्कुल PhD देंगे उनको, PhD सब हर चीज़ उनको मिल जाएंगी जाना। ये तो हिम्मत नहीं है उनमें जाना, बिल्कुल सॉफ्ट टारगेट है, मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसीज़, मुसलमानों को सताना, तंग करना। कभी भी एक शख्स एक लफ्ज़ नहीं बोलता, कभी इस बारे में जो है ना खुल के बात नहीं करता है जाना। जी आपने सही कहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हो या फिर पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बात भी करते हैं, हेलो भी कहते हैं, तो ये खुशी के हमारे फूले नहीं समाते। आखिर वजह क्या है कि अमेरिकी सदर में हीरे लगे हुए हैं? डरपुक और कुछ भी नहीं है, डर खौफ है बस जो है ना। बात करने से डरते हैं, उसके बातों की तरदीद करते हैं। अब देखिए, अब आप अभी मालूम होगा आपको जो है ना, इन्होंने बात की, ट्रम्प से बात हुई, ट्रम्प इनसे बात की, और बहुत ही जो है ना इतनी तफसील से बात हुई और जो है ना तबादले ख्याल किया मेरे दोस्त से, हाँ मेरे दोस्त से किए गए जो है ना। तो बताइए ज़रा डिटेल्स तो बताइए, आप क्या बात किए आखिर जो है ना, कितने डर के बात करे, वाक़ई आप अपना 36 इंच का जो सीना है, 56 इंच का, उससे बात की या डर के बात की आप जो है ना? वैसे भी ये बताए होंगे फादरलैंड जाकर आया था मैं। जी हाँ, बताए होंगे जो है ना कि ये जो है ना, ये मेरे अजीज़ तरीन मुल्क है मेरा, फादरलैंड, वहाँ गया था मैं, ये करा वो करा जो है ना। खुल के बात करिए, बोलिए अपोजिशन को भी कि आपने क्या बात की जो है ना। खाली कह रहे हैं बात की नहीं, मतलब आप इन्हें खाली बातचीत हुई तो आप इतने फ़ख्र से, गुरूर से आप वो हो गए, कह रहे चलो मैं तो मेरे से प्रेसिडेंट बात किया है अमेरिकन जो है ना। ये हालत है इनकी जाना। अरे वहाँ पहुँच दिया, पहुँच के कोई अहमियत नहीं देता, कुछ भी अहमियत नहीं देता। ट्रम्प जो है ना किसी की कुछ भी अहमियत देता करता नहीं। अरे 1-2 फीट बाजू बैठकर आपको गालियाँ दे रहा है, उन्हें इंडिया को सबसे बड़ा टैरिफ वायलेटर कह रहा है और हमारे वज़ीर-ए-आज़म का मुँह नहीं खोल रहा। हाँ अच्छा ठीक है, आप वाक़ई है ना थोड़ा सा जाइए ना, फिर ये जंग रुकवाने में थोड़ा सा अपना भी रोल बताइए ना।
डिप्लोमेसी अपनी बताइए खुल के। हाँ, पाकिस्तान तो आप आगे आ ऐलान कर जाना, देना था, हिंदुस्तान उसकी मेजबानी करेगा। बिल्कुल करना था, बोलना था कि मैं भी तैयार हूँ जंग बंदी कराने, मैं भी जो है ना दूसरे राउंड की बातचीत हमारे पास करिए, हम लोग तैयार हैं, ऐसी बात करना फिर था। फादरलैंड वाले छोड़ते। तो इसलिए हैबत में जो है ना बात नहीं करते जो है ना, जी जी। जो है ना विश्वगुरु है हम, जो है ना हाँ। फिर जो है ना। बरनाज़रीन एक और एक नया मैं समझता हूँ मोदी हुकूमत का एक नया एक फार्मूला है, या फिर आप समझिए कि एक नई चाल जी। जो मंजरेआम पर आ रही है वो ये है कि अब जल्द ही ख़वातीन रिजर्वेशन बिल मंजूर कर लिया जाएगा। पार्लियामेंट में 33% होगा ऐवानों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा में ख़वातीन की नुमाइंदगी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है। राजीव गांधी के दौर में यानी 2013 में देखेंगे कि आप ये क्या सॉरी राजीव गांधी के दौर में भी किया गया, और 2013 में तो ख़ास तौर पे ये बात की गई थी। जी, जी, तो ये ये पुराना बहुत है जी। अहम बात है, और ये कांग्रेस का दिया हुआ तोहफा है। कॉन्सेप्ट है ये। जी। और उसकी बात आपको बता दूं कि राहुल गांधी के राजीव गांधी के दौर में आपको बता दूं कि पंचायत और बल्दी इदारों में ख़वातीन रिजर्वेशन जो है नाफिज करके उसकी बुनियाद भी रख दी गई थी। जी हाँ। तो ये चीज़ें रहती हैं। और अब संजय रावत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के रुकने राज्यसभा है, उन्होंने कहा कि ये जो ख़वातीन रिजर्वेशन की आड़ में मुल्क का सियासी नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है। और जबकि आपको बता दूं कि संजय रावत ने ये भी कहा कि शदीद एतराज़ किया ये नई जो हदबंदियाँ की जा रही है हल्कों की। और आपको ये बता दूं कि लोकसभा नशस्तों की जो मौजूदा तादाद है 543 है, 545 कहते हैं लेकिन फिल वक्त 543 है। उससे बढ़कर अब लोकसभा, अब नई हदबंदियाँ की जाएंगी तो लोकसभा नशस्तों की तादाद 850 कर दी जाएगी। हमारे संजय रावत ने कहा है कि अगर चंद्राबाबू नायडू में थोड़ी सी भी गैरत बची हुई है तो फिर इसकी मुखालिफत करके दिखाएं, क्योंकि ये 543 से जो पार्लिमानी नशस्तें हैं, अब नई हदबंदी की जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जुनूबी रियासतों को होगा। 850 जो असम्बली पार्लिमानी नशस्तें होंगी उसमें 815 रियासतों के लिए और 35 जो है मरकज़ी ज़ैर इंतज़ामी इलाक़ों के लिए है। अब इससे क्या होगा, शुमाली हिंद को फ़ायदा होगा और जुनूबी हिंद को नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल सिलेक्टेड जो है ना ये किया जा रहा है, जानबूझ के जो है ना ऐसी हदबंदी की जा रही है कि जहाँ पे बीजेपी को फ़ायदा हासिल हो। इसकी सख्ती से अपोजिशन मुखालिफत करें, ख़ासतौर पे जो है ना ये यहाँ पे जुनूबी हिंद में जो है ना यहाँ पे मुखालिफत करना चाहिए इसको। और ये बिल्कुल चंद्रबाबू नायडू तो जो है ना वो खिलौना बने हुए हैं, जो चाहे कहते हैं, यस कहते हैं, यस बॉस कहते हैं, उन्होंने जो है ना उनमें जो है ना कई जगह उन्होंने कर दिया, बताया कि जो है ना हम जो है बॉस है तुम, हम तुम्हारे साथ चलते हैं जो है ना। जरी भी गिरत वाकई नहीं उनमें है ही नहीं गिरत जो है ना ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाए। मेरे ख्याल से बेहतर तो जो है ना वो स्टालिन है तमिलनाडु के, हर बात पे जो है ना बिल्कुल अपनी ज़मीर की आवाज़ कहते हैं जो है ना, लेकिन ये शख्स खामोश रहता है, कुछ नहीं कहता है जो है ना पूरा। अब बैसाखी भी बने हुए हैं, बिल्कुल बैसाखी बने हुए हैं ना। हालांकि अगर और मैं समझता हूँ कि बैसाखी का जब काम निकल गया तो उस बैसाखी को कूड़ेदान में फेंक देंगे मोदी, उठा के फेंकेंगे। देखिए नीतीश कुमार की हैसियत जो कर दी गई है, देख रहे हैं ना, सामने एग्जाम्पल है। तुम अपने कैसा गुरूर कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कब निकाल के फेंकेंगे तुमको पता नहीं है जाना। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक संजय रावत का सवाल है, संजय रावत ने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पर ख़ास तौर पर नई हदबंदियों पर चंद्रबाबू नायडू को बोलना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी और शुमाली हिंद की रियासतों में जो हल्के हैं वो बढ़ जाएंगे और जुनूबी हिंद बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पहले ही इंदिरा गांधी ओहदे वज़ारत उज़्मा पर फायज हो चुकी है, प्रतिभा पाटिल को कांग्रेस ने सदर बनाया था, तो ये बुनियाद तो कांग्रेस ने रख दी थी, उन्होंने ये बात कही है। और एक अहम बात यह है नाज़रीन, जहाँ तक 850 पार्लिमानी नशस्तों का सवाल है तो फिर मोदी जी ने जो पार्लियामेंट तामीर करवाई है ताकि तारीख में उनका नाम रहे। अगर कांग्रेस आती है तो मैं समझता हूँ कि वो पार्लियामेंट की जगह कोई और चीज़ों में बदल दी जाएगी, वो पार्लियामेंट नहीं रहेगी। और एक अहम बात यह है कि जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू का सवाल है, चंद्रबाबू नायडू को तो छोड़िए, स्टालिन ने जिस तरह की मुखालिफत की है, अब हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी कल भी मुखालिफत की और कहा कि बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इस मसले पर जद्दोजहद करनी चाहिए। आज केसीआर के बेटे केटीआर का बयान आता है, जो कारगुजार सदर है, तो वो कहते हैं कि क्या करें तो क्या करें, और उन्होंने कहा कि ये गलत है और इससे हिंदुस्तान में हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये मतलब ऐसे चीज़ों में उलझे हुए हैं, उलझा के रख दिया गया है जिससे कोई आवाम को लेना देना नहीं है। आवाम चाहते हैं रोटी रोज़ी चाहिए, ठीक है, उनको जॉब्स चाहिए, महंगाई कम चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है ना पूरे कूड़ेदान में फेंक के जो है ना ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज़ों में ये लगी हुई है बीजेपी हुकूमत जो है ना। जी जी, और लड़ाओ, हिंदू मुसलमान को लड़ाते जाओ, हर मसले को जो है ना। अब देखेंगे आप ये वक्फ तरमीम बिल के लिए कैसी जो है ना जल्दबाजी दिखाई गई, कैसा सताया गया मुसलमानों को। तो ये इसी में ये लोग पड़े हुए हैं जो है ना। और अब
क्या ज़रूरत है बताइए? ऑलरेडी पहले से जो है ना ख़वातीन बिल है वहाँ पर, अब उसको ला रहे हैं क्यों? क्योंकि इलेक्शन का सामना है, कुछ वोट मिल जाए, वोट भीख मांगने। अरे तुमको जो है ना अगर ज़रा ख्याल ख़वातीन की इज्जत और नामूस का ख्याल होता तो बेचारी वो प्रेसिडेंट को जो है ना इनाग्रेशन में बुलाते आप जो है ना पार्लियामेंट के, बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं। ख़वातीन की बेइज्जती की है, कितनी बेइज्जती की गई, जो हरगिज नहीं बुलाया गया। बाबर मस्जिद की पर जो दावा किया गया कि हमने राम मंदिर तामीर की है, उस राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बुलाया गया? उनके हाथ में इफ्तिताह करवाया जाना चाहिए था। बड़ी बातें कर रहे हैं ख़वातीन रिजर्वेशन, ये वो बातें कर रहे हैं, लेकिन दरअसल देखा है तो लोग दुश्मन है ख़वातीन के, लोग जो है ना अगर देखा जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है ना कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है ना ख़वातीन इनसे खुश हैं जो है ना इनकी हरकतों। लेकिन केसीआर ने भी कहा है कि इसके खिलाफ जद्दोजहद करनी चाहिए जुनूबी हिंद की रियासतों को, वरना जुनूबी हिंद की रियासतों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, सब मिल के। और देखिए बीजेपी जहाँ पर मुस्लिम अक्सरियत इलाके होते हैं उनको भी हदबंदी के नाम पर वहाँ पर उन इलाकों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट रही है ताकि मुसलमान मुत्तहिद ना हो और मुस्लिम वोटरों की जो अक्सरियत है वो ख़त्म हो जाए, वह हकीकत में अक़लियत में तब्दील हो जाए और कोई मुस्लिम उम्मीदवार कामयाब ना हो। तो ये जमहूरियत पर हमला है। ये बिल्कुल इन्हें वोट डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करके तो खुद ब खुद जो है ना सिलेक्ट नहीं होता, वो बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा। चीज़ें हरकतें कर रहे हैं बैठ के जो है ना, जी जी रात दिन अपनी जो है ना सारी एनर्जीज इसी में लगाए हुए हैं लोग। मुल्क की भलाई के लिए कुछ भी नहीं किए, कितने साल हो गए बताइए, क्या तरक्की भी बताइए। बताइए महंगाई का जो आलम है, आवाम को जो है ना कतार में ला के ठहरा दिए हर जगह। आप जो है ना कितनी तरीके से सता रहे हैं, बददुआएं ले रहे हैं लोग जो है ना आवाम के, आम आदमी के लिए क्या फ़ायदा करेंगे ये बताइए? कोई चीज़ फ़ायदे की नहीं कर रहे हैं लोग जो है ना। अरे जॉब्स के लिए कुछ करो, महंगाई को कंट्रोल में करो, ख्वाबों में करो। जॉब्स कहाँ हैं? कैसे पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे कैसे कैसे क्राइम्स कर रहे थे कि जॉब्स नहीं है उनके पास जो है ना। जी हाँ जी हाँ। अरे इंजीनियर चोरी करने लगे हैं बिल्कुल, क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, इतना पढ़ के जो है तो ना, इसका क्रेडिट किसको जाएगा? बिल्कुल बीजेपी को जाएगा। ये देखिए साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं, क्यों बढ़ गए थे साइबर क्राइम? क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड लोग हैं ये इन्वॉल्व हैं इसमें, क्योंकि उनके पास कोई जॉब्स नहीं है इतना पढ़ने के बाद। तो लिहाजा वो लोग जो है ना सॉफ्टवेयर वगैरह में, इंजीनियर से कई ये चीज़ों में लोग इन्वॉल्व हो गए जाना। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम आपके लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार ने बिहार को बीजेपी के हवाले कर दिया है। नीतीश कुमार ने कल इस्तीफा दिया गया था ओहदे चीफ मिनिस्ट्री से और आज यानी 15 अप्रैल को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हुसैन ने बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर के ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया है। तो बहरहाल आपको बता दूँ कि जहाँ तक सम्राट चौधरी का सवाल है, सम्राट चौधरी के बारे में अमित शाह ने कहा था कि मैं सम्राट चौधरी को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। तो बहरहाल उन दोनों ने, अमित शाह और मोदी ने सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा दिया। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि 2017 में सम्राट चौधरी ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी और 243 जो बिहार असम्बली है उसमें बीजेपी 89 नशस्तों के साथ या 89 MLAs के साथ सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से उभर कर मंजर आम पर आई है। अब देखिए किस तरह हमारे नीतीश कुमार हैं, उनके बेटे को यानी निशांत कुमार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि नीतीश कुमार को तो इन्होंने यूज़ एंड थ्रो की तरह फेंक दिया है। जी हाँ बिल्कुल। रियाज साहब ये नॉमिनल है, इसका जो है ना रिमोट कंट्रोल अमित शाह के पास है। जी जी। ये CM जो है ना नाम के है, ये एक्चुअली अमित शाह जो है ना हुकूमत चलाएंगे वहाँ बैठ के, ये मोरे की तरह यूज़ करेंगे इसको जो है ना। तो ये पूरी प्लान तरीके से ये किया गया वहाँ पे बिहार में जो है ना, अपने हाथ में ले लो कंट्रोल हर चीज़ का जो है ना। पहले तो साइडलाइन लगा दिए, ठिकाने लगा दिए उसके नीतीश कुमार को। और वो ऐसा आदमी था, वो कल के दिन पछताएगा, बोलेगा कि मैं गलती करा लोगों का साथ देके। कम से कम मैं जो है ना इन लोगों का साथ देता तो जो है ना इंडिया ब्लॉक का तो कुछ तो मैं इज्जत रहती, बच जाती मेरी। जी जी। वो लोग जो है पछताएंगा, वो कल के दिन आप देखना। जी जी। वैसे भी नाज़रीन हम आपके लिए चलते हैं सऊदी अरब। आपको बता दूं कि वहाँ पर हज की तैयारियाँ जो है, मौसम हज की तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं। और आपको बता दूं कि 18 अप्रैल के बाद जो मुतमरीन हैं, उम्रे के लिए जो लोग आए हैं, वो वहाँ से अपने अपने मुल्कों को रवाना हो जाएंगे 18 अप्रैल से पहले। और सऊदी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि बग़ैर इजाज़त हज करने पर सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी और 20,000 रियाल का जुर्माना आयद किया जाएगा। सऊदी वज़ारत दाखिला ने इस सिलसिले में एक यानी प्रेस नोट जारी किया है। इस सिलसिले में वाज़ेह तौर पर कहा है कि बग़ैर इजाज़त हज करने या हज की कोशिश करने पर 20,000 रियाल जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। जबकि गैर कानूनी आज़मीन हज को पनाह देने या मदद करने वाले लोगों पर 1 लाख रियाल जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि इस सऊदी वज़ारत दाखिला के उस हुक्मनामे का 1 ज़िलक़द से 14 ज़िलहज तक नाफिज रहेगा ये। जी हाँ बिल्कुल। अभी तैयारी हज की शुरू होगी रियासत, वहाँ पे सिर्फ 3 दिन बाकी है। 3 दिन के अंदर जो है ना सारे उम्रा ज़ायरीन को वापस हो जाना पड़ेगा और बड़े पैमाने पे तैयारी होती है वहाँ पे। और क्योंकि लाखों की तादाद में मुतमरीन आते हैं, हाजी आते हैं वहाँ पे,
तो उनके इंतजाम ज़रूरी है वहाँ पे, तो उसके हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा इंतज़ाम वहाँ पे किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन में वो ज़रूरी है, उनको लोग किया जाते हैं ताकि आराम से हज कर सके सब जगह। ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए कि वहाँ पर लाखों की तादाद में आज़मीन हज आते हैं, मुतमरीन आते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका के लिए मैं समझता हूँ कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। और वहाँ के जो मनाजिर होते हैं वो इंतहाई नूरानी मनाजिर होते हैं। और वहाँ पर जब अल्लाह के घर के सामने यानी रब काबा के सामने जब पहुँच जाते हैं लोग काबे के सामने, तो अब ऐसे यकीन मानिए इंसान अपने आप में नहीं रहता, यानी दुनिया माफिया से वो बेखबर हो जाता है। रियाज साहब देखिए, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट बेहतरीन सिस्टम है उनके पास। अब मामूली एक दावत होती है तो आप जो है ना आपको अरेंजमेंट करने के लिए कितनी तकोदो मेहनत करनी पड़ती है, या तो लाखों लोग जो है ना यहाँ पे आते हैं, उनके खाने रहने का इंतज़ाम, उनका मेडिकल अरेंजमेंट, उनका ट्रांसपोर्टेशन, ये कोई आसान काम नहीं है, कोई मामूली बात नहीं है। नो डाउट वो लोग चार्ज कर रहे हैं इसके लिए, उसके बावजूद भी जो बेहतरीन इंतजाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन, दुनिया में इसकी कई मिसाल नहीं मिल सकती। हालांकि वहाँ तो कोई IAS IPS ऑफिसर तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हुकूमत इंतजाम करती है, इन्हें उसका मतलब कहीं है ही नहीं नेबुल बदल, तारीफ इतनी कर सके कुछ भी नहीं है उसका। यानी ज़य्युफ़ुर रहमान अल्लाह के जो मेहमान होते हैं उनकी जो ख्याल रखा जाता है, उनकी खाने पीने का, रहने का, उनकी इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन, उनका नई साफ सफाई का क्या प्यारा इंतजाम है, इतना बेहतरीन इंतजाम के जो है ना मिनटों के अंदर पूरा आपको सफाई हो जाएंगी, आपको रोड साफ क्लीन मिलेंगे और ट्रांसपोर्ट भी बेहतरीन हो गया। पहले के बनिस्बत ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी तब्दीली आई है, इंट्रोड्यूस की है, तो बहुत सारे दिन ब दिन सहूलतें होती जा रही, काफ़ी सहूलतें मौजूद हैं। बहरहाल हम चलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ईरान के खिलाफ जो जंग जारी है और आप देखेंगे कि 12 रोज़ा जंग बंदी पर अमल आवरी भी जारी है, मुज़ाकरात का सिलसिला भी जारी है और फिर दोबारा जारी होने का इम्कान पाया जाता है। पहले मरहले की बातचीत हो चुकी है, दूसरे मरहले की बातचीत हो सकता है कि जुमेरात से इस्लामाबाद में ही शुरू होगी, क्योंकि ईरान ने भी इस्लामाबाद को तरजीह दी है, अमेरिका भी इस्लामाबाद को तरजीह दे रहा है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने दोस्त मोदी यानी ट्रंप से 40 मिनट तक बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मसालेहत या सालिसी का किरदार अदा करने के कोई इम्कानात नहीं पाए जाते। तो बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने के करीब है। ये बेचारा कभी अजीब व गरीब बातें करता है, सुबह शाम दोपहर अजीब व गरीब उनके बातें होते हैं। एक बात सुबह करता है तो दोपहर में एक बात होती है, दोपहर में एक करता है तो रात में एक बात होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आलमी बिरादरी भी कहती है। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कर दे, क्यों कर दे, कैसे कर दे, कब नाचना शुरू कर दे, कब गाना शुरू कर दे, कब किसी को लिपेटना शुरू कर दे, ये भी एक अजीब गरीब अंदाज़ है उनका। तो बहरहाल नाज़रीन, हमको आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान किसी भी तरह अमेरिका से माहिदा करना चाहता है, वो तड़प रहा है। इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, जबकि ईरान ने कहा है कि इस तरह के अजीब गरीब बातें मत करो, बकवास मत करो, अपना मुंह बंद रखो। और दूसरी बात पोप के बारे में आपको बता दूं कि ट्रंप ने कहा कि पोप को दुनिया का कोई पता नहीं है और पोप नहीं जानते कि ईरान कितना ख़तरनाक है। और पोप हो या मेलोनी जो है इटाली की वज़ीर-ए-आज़म, उनको भी उन्होंने शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया। और हद तो ये है कि मेलोनी की तारीफ़ करते वो नहीं थकते थे, कभी तारीफ़ करते हैं और अब वो उनको तनक़ीद का निशाना बना रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं कि वो जो बेवकूफ़ है उसको नहीं मालूम कुछ भी, और वो ईरान जो है ना इटली पे कब्जा कर लेगा, ऐसी सी बचकानी किस्म की बातें कर रहे हैं। अच्छा डांटते नहीं। अरे उसको तो पोप तो खरी खरी सुना दिया, पोप मालूम आपको, खरी खरी सुना। अब उसके ऊपर गुस्से में आ रहा है, तू क्या, तेरे को क्या मालूम जो है ना, तू पैसे वाला है। उन्हें बोला मैं जो है ना जो सच है वो बता रहा हूँ, और तू जो है ना मतलब वार मोंगर है, तू जो है ना जंगों का आदी हो गया है, जुनूनी हो गया है, जुनूनी हो गया, वो कह रहा है जो है ना। और इतना जो है ना बिल्कुल ऐसा शख्स हो। अब हम बात करके जाइए और एक न्यूज़ आपको मिलेंगी, ब्रेकिंग न्यूज़, उसका फिर एक नया स्टेटमेंट आएगा उसका जो है ना। और वो बेचारा अमेरिकी सदर रहते हुए आप देखिए कि खुद जो रिपोर्टर्स हैं उनको फ़ोन करके बता रहा है। जी जी बिल्कुल जो है ना अजीब व गरीब उसकी लैंग्वेज, अजीब अजीब, हर थोड़ी देर को एक नई नई चीज़ें बता रहा है। कभी कहता है इसको बंद कर देंगे, कभी अब जंग खत्म हो रही कह रहा है, कभी चाइना को बोल रहा है, चाइना फिर हमारी से दोस्ती होगी, चाइना से मैं बात कर लिया हूँ। कभी बोलता है नहीं चाइना पे जो है ना टैरिफ लगा देंगे उन्हें। मैं समझता हूँ कि चाइना हो या रूस हो, अमेरिकी सदर के जो गैर दानिशमंदाना फैसले उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। फायदा उठा रहे हैं, हंस रहे हैं लोग। अब देखिए इसराइल फायदा उठा रहा है बेवकूफ बनाकर, तो चाइना क्यों नहीं बेवकूफ बनाता? बिल्कुल फंसा दिया, लिया कि इसराइल तो फंसा दिया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जबरदस्त चांस है ट्रंप को बेवकूफ बनाने का। बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं है ना, गट्स नहीं है ना हमारे पास उनको बुला के करके। उसको ऐसा शख्स है, वो कुछ भी बोल दो मान लेगा, वो मान लेके करके पहले उसको आपको सब में बेहतरीन उसको खुश करना है तो बोलिए तुम जो है ना नोबेल प्राइज के हकदार है, बोलो। वो बस इतना खुश हो जाएगा कि आके गले में हाथ डाल के बात करेगा। जी जी जी। तो ऐसा शख्स हो जाए ना, तो वैसे शख्स को जो है ना बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। तो ये करके दिखाओ, ये भी एक कामयाब डिप्लोमेसी है ना। तो किधर है फिर खारजा पॉलिसी आपकी?
इसी को कहते हैं, आजकल दुनिया इसी पे चल रही है रियाज साहब। यहाँ से बेवकूफ मैं समझता बनाओ हूँ, बस। ये खारजा पॉलिसी सिर्फ चापलूसी पे चल रही है। चापलूसी पे जो है ना, कुछ कैसे बयाना देते बचकानी किस्म के हमारे जी हाँ। जो वजीर खारजा है, कुछ नहीं है, कैसी ये है खारजा पॉलिसी। ये बेहतरीन मौका था हिंदुस्तान को जो है ना अपना रोल दिखा सकता था हिंदुस्तान, जी जी। लेकिन पता नहीं क्या उनको मसलियत है, या उनके जो फादर है उन्हें गुस्से में आ जाएंगे, क्या है पता नहीं, खामोश खामोश एक लफ्ज़ नहीं कहते जंग के बारे में। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। इस खबर का ताल्लुक SIR से है। SIR अब 2002 की बुनियाद पर जो SIR हुआ था, उसकी बुनियाद पर ये SIR किया जा रहा है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने सियासत हब फाउंडेशन कायम किया है। सियासत हब फाउंडेशन के ज़रिए 2017 रोज़नामा सियासत में एक हेल्प डेस्क भी कायम किया गया है जो आवाम की भरपूर रहनुमाई कर रहा है। और इस सिलसिले में आपको बता दूँ कि अगर आपका नाम 2002 के SIR में शामिल है तो आपको डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी है तो डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि सियासत की जो एप्लीकेशन है, सियासत ने ख़ास तौर पर जनाब आमिर अली खान साहब की निगरानी में ये एप्लीकेशन तैयार किया है ताकि आवाम को अपने नाम सर्च करने में, अपना एड्रेस, अपना नाम का पता लगाने में, अपनी नाम की मौजूदगी का पता लगाने में आसानी हो सके। जी हाँ, बिल्कुल ये सहूलत है रियाज साहब। और अभी मेरे ख्याल से थोड़े दिन, 1 महीने 2 महीने के लिए मौकूफ कर दिया गया, टाइम उसका आगे बढ़ा दिया गया, जून में फिर शायद शुरू होंगे। तो अभी अच्छा खासा वक्त है कि इसमें जो है ना अगर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है तो बना ले सकते हैं। घबराने डरने की बात नहीं है, सही तरीके से हम गाइड कर रहे हैं उनको, क्योंकि आवाम को वाकिफ़ नहीं है ना, आवाम घबरा के जो है ना निकल रहे हैं घरों से, जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम बिल्कुल जो है ना उनको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, तरीके से बता रहे हैं। यानी घबराए हुए आवाम कुछ भी नहीं है, हालांकि है कुछ भी नहीं है, इससे पहले भी हुई थी चीज़ें, लेकिन उनको हम गाइड सही करें, उनको बताएं कि भाई ऐसी बात नहीं है, तो आवाम ज़रूर जो है ना यकीन करेंगे, उनको फ़ायदा पहुंचेगा रियाज साहब। बिल्कुल आपने सही कहा है। इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक़ को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।